नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित 50 एमसीक्यूज लाए हैं। इससे पहले भी हम दो सेट आपको दे चुके हैं जिसमें 50-50 एमसीक्यूज को कवर किया गया था। ये तीसरा है। तो परीक्षा अत्यंत निकट है, इसलिए जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयीय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, बी अधिक परीक्षण देना, सी सहयोग और सुझाव देना और डी अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और सुझाव देना। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष बच्चों में जैसे मंदबुद्धि हो गए या पढ़ाई कम कर रहे हैं, इस तरह के बच्चे हो गए, तो उसके लिए सहयोग और सुझाव ही दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामंजस्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है। तो आपको बताना है सामंजस्य किससे रिलेटेड है। ए व्यक्तित्व, बी मनोवृत्ति, सी अभिक्षमता और डी प्रेरणा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा व्यक्तित्व। सामंजस्य का संबंध जो है वो व्यक्तित्व से होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। तो जो बुद्धि प्रदर्शित की जाती है उसे कैसे मापा जाता है बताना है आपको। ए मौखिक क्षमता के द्वारा, बी समझ के द्वारा, सी संख्यात्मक क्षमता द्वारा और डी चित्र व्यवस्था के द्वारा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि चित्रों के द्वारा ही प्रदर्शित करके बताया जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो जीन पियाजे से के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन दिया है, ए 4 से 8 साल, बी जन्म से 8 साल, सी 2 से 7 साल और डी 5 से 8 साल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था कहलाती है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयीय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसका हम अगला देखते हैं। एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दिए है, ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, बी अंतर्दृष्टि, सी प्रयत्न त्रुटि विधि और डी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। तो इसमें पूछा है किसी चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाएगा दोस्तों अंतर्दृष्टि, यानी अंतर्दृष्टि से ही किसी चीज़ को समग्रता के रूप में उसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। अगर अंतर्दृष्टि नहीं है तो वो नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो आपको बताना है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की क्षमता का, सी बुद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि के मापन, और स्टैनफोर्ड और बिनेट ये दोनों जो थे मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने चाइल्ड्स के ऊपर काफ़ी वर्क किया। इन्होंने 2 वर्ष या उससे अधिक आयु समूह के व्यक्तियों के लिए सामान्य बुद्धि का एक व्यक्तिगत रूप से माप निकाला कि कैसे निकाला जा सकता है। इसके 4 से 5 संस्करण हो चुके हैं। इनमें अलग अलग तरह के ज्ञान को मापा जाता है, जैसे उसका जो एक्चुअल ज्ञान है वो कितना होगा, संख्यात्मक तर्क शक्ति कितनी होगी, दृश्य अवकाशीयता क्या होगी जिसको विजुअल स्पेक्टिकल बोलते हैं, स्पेक्सियल बोलते हैं। इसके अलावा प्रसंस्करण क्षमता, कार्यकारी स्मृति, तरल शक्ति, ये बहुत सारी बुद्धियों के प्रकार हैं, उसे स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार आंकना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा में जिसमें बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, बच्चों को क्या सीखना चाहिए और उसमें क्या आंकना चाहिए। ऑप्शन दिया है, गतिविधियों के माध्यम से आंकना चाहिए, बी उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से उन्हें मापना चाहिए, बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार मापन होना चाहिए, और डी है बच्चों के पिछले अनुभव के अनुसार मापन होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता
इन सभी के आधार पर उनमें मापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? तो आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। ए, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं। बी, उन विषयों पर नम्यता जो शिक्षक सिखाना चाहते हैं। और सी, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। और डी, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा वही हो सकती है जिसमें जीवन पर्यंत सीखने पर जोर दिया जाता है, सामाजिक कौशल पर जोर दिया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता होती है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। तो आपको बताना है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है। ऑप्शन ए है पहचान बनाम भ्रम। बी, विश्वास बनाम अविश्वास। सी, उदारता बनाम ठहराव। और डी, अखंडता बनाम निराशा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण होता है अखंडता बनाम निराशा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। बी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सी, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाले कारकों में तीनों ही आते हैं, अधिगम, प्रक्रिया तथा परिणाम। अधिगम का तात्पर्य यहाँ पे शिक्षा लेना या सीखने से है। यह अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब इसे जीवन पर्यंत सीखा जा सकता है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपका व्यवहार में चेंजेस आ सकता है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको बताना है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए, विलियम जेम्स। ऑप्शन बी, विलियम वेस्ट। ऑप्शन बी, विल्हेम वुंड। और ऑप्शन डी, विल्हेम हंट। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में विल्हेम वुंड है, ये संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, उसका नाम आपको बताना है। विद्वान का नाम है ए, स्किनर ने। बी, पावलोव ने। सी, थॉर्नडाइक ने। और डी, कोहलबर्ग ने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पावलोव ने। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित पावलोव ने किया था। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। यानी बच्चा अक्षर को समझ नहीं पा रहा है और समझ रहा है तो उसे अलग अलग तरीके से बाइफरगेट नहीं कर पा रहा है, उसे अलग अलग नहीं बता पा रहा है। तो कौन सा रोग हो सकता है बताना है आपको। ए, मलेरिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, फाइलेरिया। और डी, टाइफाइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बीमारी में बच्चा जो है होता है वो जो सामने दी हुई चीज़ें होती हैं उनको सही तरह से समझ नहीं पाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपको दिया है इसमें कान के अंदर। बी, मध्य भाग में। सी, बाहर। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर विद्वान के बारे में बताया है कि किससे संबंधित है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। बी, अधिगम के सिद्धांत से। सी, व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित। और डी है विकास के सिद्धांत से संबंधित। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो वह अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। यदि पहले से कोई काम आप सीखे हैं और नया काम सीख रहे हैं और पुराना काम जो होता है नए काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अधिगम किस ओर जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, सकारात्मक। बी, नकारात्मक। सी, शून्यक। और डी, प्राथमिक। तो स्पष्ट है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम नकारात्मक दिशा की ओर स्थानांतरित होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रयुक्त किया गया हो। सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रयुक्त की जाए। और डी, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा अगर एक साथ सूचना दी जाती है तो बच्चा आसानी से और जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न है, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। तो विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता किससे जुड़ी है बताना है। ऑप्शन ए मध्यम बुद्धि से, बी कोई बुद्धि नहीं, और सी उच्च बुद्धि, और डी मंद बुद्धि। तो दोस्तों विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता जो है वो मंद बुद्धि से जुड़ी हुई है। मंद बुद्धि यानी मंदता। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह या जैसे पक्षपात भी आप कहते हैं होता है, तो वो क्या है। ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िबद्धता, बी लैंगिक भेदभाव, सी लैंगिक पहचान, और डी लैंगिक मुद्दा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव यानी लिंग के आधार पर अगर उसके खिलाफ पूर्वाग्रह हो रहा है यानी भेदभाव ही होगा, इसलिए लैंगिक भेदभाव कहलाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो उस कंडीशन में आपको बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालना है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि जिसे आप इंटेलिजेंस कोशेंट भी बोलते हैं, आईक्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु जो होता है, मानसिक आयु में अगर हम भाग दे दें कालानुक्रमिक आयु का, यानी कितना वर्ष का हो चुका है वो, कालानुक्रमिक आयु का, और उसमें अगर मल्टीपल कर दें 100 का, तो बुद्धि लब्धि निकल जाती है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 125। यानी आपको करना इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय कालानुक्रमिक आयु और उसमें मल्टीपल करना है 100 का, तो बुद्धि लब्धि मिल जाएगी, जिसे इंटेलिजेंस कोटोस भी कहते हैं, और इसके द्वारा बुद्धिमत्ता के बारे में पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण के बारे में बात करनी है। ऑप्शन ए सहनशीलता, बी आत्मविकास, सी संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें पूछा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं, वह सहनशील होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा, उसमें संवेगात्मक परिपक्वता होगी, और इस तरह से देखे जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किस तरह की समझ है उसमें ये आपको बताना है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कारण चिंतन, और डी विपर्य चिंतन। तो दोस्तों सही उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा, कार्य कारण चिंतन। यानी धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, धूप है इसलिए कपड़े तेजी से सूख रहे हैं, धूप नहीं रहेगी तो कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे, तो ये कार्यकरण सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास क्या दर्शाता है बताना है। ऑप्शन ए है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, बी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सी सोपानिक विकास के सिद्धांत को, और डी विकर्णी विकास के सिद्धांत को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दिखाता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन में, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। कैसे होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, बी केवल 1 कोष, सी कई कोष, और डी कोई कोष नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 कोष में घटित होता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, बी जीन पियाजे, सी डेविड वेस्टलर, और डी है एरिक एरिक्सन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि लब्धि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध और भय ये किस चीज के प्रकार हैं आपको बताना है। ए अभिप्रेरणा के, बी संवेग के, सी परिकल्पना के, और डी मूल प्रवृत्ति के। तो दोस्तों ये दोनों ही जो प्रकार हैं वो संवेग के हैं।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन यह आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, लिंग शिक्षा व उचित ज्ञान देना, बी, उचित वातावरण प्रदान करना, सी, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी, एकीकृत शिक्षा, और ऑप्शन डी, अपवर्जक शिक्षा। तो दोस्तों इसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा, यानी वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, ये कहलाता है समावेशी शिक्षा, यानी सभी का विकास। ऑप्शन ए। ब्रिजेजे के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेजे के अनुसार उत्तेजना क्या है बताना है। ऑप्शन ए, सामाजिक विकास का भाग है, बी, शारीरिक विकास का भाग है, सी, संवेगात्मक विकास का भाग है, और डी, मानसिक विकास का भाग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिजेजे के अनुसार जो उत्तेजना होती है वो संवेगात्मक विकास का भाग होती है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो आपको बताना है किस तरह का अनुगमन कर रही है। ऑप्शन ए, एड़ी से चोटी का, बी, अव्यवस्थित अनुगमन, सी, अप्रत्याशित अनुगमन, और डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, और वो कहलाता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता है, बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी, इनमें से कोई नहीं, और डी, ए और बी दोनों है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि होती है वो सीखने की क्षमता भी होती है, साथ ही अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कहलाती है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है, तो बाल अपराध के कारण बताना है। ऑप्शन ए, माता पिता में अनबन रहना, बी, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी, परिवार में आपस में असहमति से कार्य होना, और डी, समृद्ध परिवार का होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल अपराध का कारण होता है माता पिता में अनबन होती है, उनमें हिंसा इत्यादि को देखकर बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का होने लगता है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1995, बी 1999, सी 2016, और डी 1992। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न, गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो आपको बताना है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके अनुसार जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है बताना है। ए, संगीत में, बी, अंतर्वैयक्तिक, सी, आध्यात्मिक, और डी, भाषा विषयक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक योगदान हो सकता है। अगला प्रश्न, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो ज्यादातर बच्चे पहला कोई स्पष्ट और सार्थक शब्द कब बोलते हैं बताना है। ऑप्शन ए, 3 महीने में, बी, 6 महीने में, सी, 35 से 40 महीने में, और डी, 10 से 13 महीने में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा 10 से 13 महीने में ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि मम्मा, पापा, इस तरह से। अगला प्रश्न, कौन सी एक जन्म के पूर्व की अवधि है? तो जन्म के पूर्व की अवधि आपको बताना है। और ए, गर्भाधान के पहले 3 सप्ताह, बी, गर्भाधान और जन्म के बीच का संपूर्ण कार्यकाल, सी, जन्म के पहले के आखिरी 4 हफ्ते, और डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है गर्भाधान और जन्म के बीच का संपूर्ण कार्यकाल। गर्भाधान और जन्म के बीच का जो संपूर्ण कार्यकाल है वो जन्म से पूर्व की अवधि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, जिस बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कितने में वेरी करती है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए 70 से कम, बी 70 से ऊपर, सी 80 से 100 के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हमें सामान्य की बात करूं तो 90 से लेकर के 109 तक अगर बुद्धि लब्धि आ रही है तो ये सामान्य बुद्धि वर्ग कहलाता है। इसके अतिरिक्त 80 से 90 के बीच में जो होता है वो मंद बुद्धि होता है, और 70 से 89 में क्षीण बुद्धि, और उससे नीचे जितने भी होते हैं वो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें आप अल्प बुद्धि, मूर्ख और महामूर्ख जैसे कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्फेजिया है तो आपको बताना है डिस्फेजिया क्या है। ऑप्शन ए लेखन में समस्या, बी पठन में समस्या, सी गणना में समस्या, और डी भाषाई समस्या। तो डिस्फेजिया होती है भाषाई समस्या। अगला प्रश्न है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए मूर्ख बालक, बी जड़ बालक, सी पिछड़े बालक, और डी मंद बुद्धि बालक। तो दोस्तों इसमें अगर 0 से 25 के बीच में आ रहा है तो इसे आप कह सकते हैं जड़, या फिर जिसे महामूर्ख भी बोलते हैं। तो जड़ बालक की श्रेणी में 0 से 25 बुद्धि लब्धि आएगी। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु कब तक होती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए है 5 से 10 वर्ष, बी 3 से 12 वर्ष, सी 18 वर्ष से कम, और डी 18 वर्ष से अधिक। तो स्पष्टता आप जानते हैं 18 वर्ष से कम जितने भी लोग होते हैं वो सब बाल अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार करते हैं उन्हें दंड देकर, बी झूठ के कुप्रभाव से पर भाषण देकर, सी सच बोलने वाले बच्चों को उदाहरण देकर, और डी सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर। तो दोस्तों अगर बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधारना है तो उस कंडीशन में सबसे बेटर ऑप्शन होगा सच बोलने वाले बच्चे को अगर पारितोषिक दिया जाता है उसको देख करके झूठ बोलने वाला बच्चा भी सच बोलने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, बी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तक की अपेक्षा रखता है, और डी जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए ये हानिकारक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर विद्यालय में शामिल कर लिया जाता है तो ये शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तक की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। तो ऑटिज्म बीमारी की व्याख्या किसने की थी बताना है, ए कैनर ने, बी डाउन ने, सी स्किनर ने, और डी सिगमंड फ्राउड ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनर। ऑटिज्म की व्याख्या करने वाले विद्वान थे कैनर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिगप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, और डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिगप्ति के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी अतिरक्षी, सी वर्जनाहीन, और डी असंलग्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतांत्रिक। बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए
लोकतांत्रिक प्रकार का बाल पालन अभ्यास एक आदर्श अभ्यास हो सकता है। अगला प्रश्न है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन ए, संगी साथियों के साथ रखा जाए, बी, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, सी, बाल कारागार में भेजा जाए, और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, किशोर अपराध यानी बाल अपराध, जो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, कोई अपराध कर लेते हैं, तो उसके लिए सही तरीका क्या हो सकता है उनके उपचार के लिए? तो उनके सुधार के लिए संगी साथियों के साथ रखा जाए, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में बैठना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, व्यावसायिक चिकित्सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। साथ ही ऑप्शन नंबर सी में है, बाल कारागार में भेजा जाए। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं कि उन्हें उनके दोस्तों के साथ रखा जाए जो अच्छा बिहेव करते हैं, साथ ही व्यावसायिक चिकित्सा व्यावसायिक शिक्षा उन्हें दी जाए, और बाल कारागार में भेजा जाए जहाँ पे उनमें सुधार हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए, सीखने की मंद गति, बी, शारीरिक दोष, सी, अमूर्त चिंतन का अभाव, और डी, मौलिकता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आता है मौलिकता। इसमें पूछा है मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, तो उसकी विशेषता मौलिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा बना के रखना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं, ए, सहायता देने वाला, बी, प्रजातांत्रिक, सी, मित्रवत, और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षक अगर अपने क्लास का कक्षा का वातावरण अच्छा करना चाहता है तो उसे एक सहायक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कभी कभी अपने छात्रों की या सभी की सहमति से निर्णय लेते हुए कार्य करना चाहिए, और मित्रवत होना चाहिए, यानी बच्चों को आपसे कुछ भी सीखने के लिए हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मित्रवत होना चाहिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 50 प्रश्न थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों को देने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे, कल हम आपको क्लास नहीं दे पाए थे स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, लेकिन अब निरंतर आप जुड़े रहें और लगातार ही प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।